खास मेहमानों के लिए। वो कहते हैं कि किसी भी देश में बहुत बड़ा बदलाव करना हो तो वहां की शिक्षा की नीति को बदलिए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उस बदलती शिक्षा नीति का कितना असर या यूं कहें कितना फायदा हापुड़ को होने वाला है, और साथ ही यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरीके से रोजगार के अवसर आने वाले समय में प्रदान कर सकती है, उस पर विस्तार से चर्चा के लिए आज खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। सत्र की शुरुआत में करना चाहूंगी जयश्री तोमर जी से करना चाहूंगी, चूंकि आप केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल भी रह चुकी है, और यही वजह है कि शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से 34 सालों बाद मैम शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ है, किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि आप इस संभाग से एक लंबे अरसे तक जुड़ी रही हैं। देखिए, जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं उससे निश्चित रूप से हमारे विद्यालय को जरूर फायदा होगा। सिर्फ हमारे विद्यालय को नहीं, हम ये कह सकते हैं भारत के सभी विद्यालयों को अगर उसको हम सही तरीके से लागू करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा, जिसमें उन बच्चों को भी फायदा होगा जो मैं ये तो नहीं कहूंगी कमजोर वर्ग, लेकिन उनको कुछ उपलब्धियां नहीं प्राप्त हुई, उनको साधन नहीं मिल पाए जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यह साधन, ये नई एजुकेशन पॉलिसी से उनको बहुत सारे स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए यह साधन आगे बढ़ने के लिए मौका जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है कि जो संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी थी आने वाले समय में उसकी भरपाई होते हुए राघवेंद्र जी देखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा आपसे सवाल ये है कि अस्फी स्कूल की आप डायरेक्टर एकेडमिक हैं और एक नए कंसेप्ट के साथ आप आ रही हैं, वो नया कंसेप्ट क्या है? क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र सुना है आपका कि कुछ नए प्रयोग करना चाहती हैं आप उस स्कूल के जरिए, उसको मैं समझना चाहता हूँ। जैसे कहा जा रहा है मोदी जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत, वही सपना हमारा है कि आत्मनिर्भर विद्यालय, जहां पर हम उन सबको, सभी छात्रों को ऐसे सक्षम बनाएंगे ताकि वह अपनी जरूरतों को, अपनी चीजों को स्वयं पूरा कर सके, हमें दूसरों पर आश्रित ना होना पड़े। दूसरी चीज है ये है, अभी कुछ देर पहले जो एक बात हो रही थी महिला सशक्तिकरण में, उसमें ही एक कड़ी और मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में अधिकतर एम्प्लॉइज, मतलब कि 99% एम्प्लॉइज जो हैं महिला ही हैं। शिक्षा क्षेत्र में तो महिलाएं होती ही हैं, लेकिन हमने ये किया है कि कोशिश हमारी जारी है कि हम गार्ड वगैरह भी महिलाएं ही रखें ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। दूसरी चीज जो है, हम अपने छात्रों को इस तरह से ट्रेन करना चाह रहे हैं कि वह ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ें, सिर्फ आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने जो हमारे देश को आगे ले जा सके। ये हमारी कोशिश बहुत ज्यादा रहेगी, जिसमें हमारी नैतिक मूल्यों को हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, जो बहुत बड़ा, बहुत महान है संस्कृति, इस संस्कृति को हम अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहेंगे। बिल्कुल, हायर एजुकेशन के साथ और संस्कृति चूंकि जिक्र आप कर रही हैं, उसको कहीं ना कहीं बच्चों में डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज से जुड़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं, आप डॉक्टर विपिन गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, इंद्रप्रस्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संचालक हैं सर। आप रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ है, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रोजगार के जो अवसर अब तक पैदा होते हुए आए हैं उससे एक स्तर ऊपर जाकर इसको देखा जा रहा है। प्लानिंग किस तरीके से है, क्या लगता है कि नतीजों में ये तब्दील हो पाएगा? धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज की टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपना एक अधिवेशन हापुड़ में रखा, इसके लिए आप सब लोग बधाई के शुक्रिया, धन्यवाद। जो अभी मैडम ने प्रश्न किया है कि इसमें दो राय नहीं है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार आवश्यक बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम शुरुआत से ही किसी बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देंगे, रोजगार किस तरह के उपलब्ध हैं उसके अनुसार हम उन्हें ट्रेन करना शुरू कर देंगे, और आवश्यकताओं को समझते हुए जो रोजगार समाज में उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें समझते हुए बच्चों को ट्रेन करेंगे, तो इसमें दो राय नहीं है कि रोजगार 100% बढ़ेंगे और बच्चों को रोजगार मिलेंगे। परंतु जैसा भी मैडम ने कहा कि नैतिक शिक्षा के बारे में, मेरा मानना यही है कि किसी भी शिक्षा का मूल पहलू नैतिक होना चाहिए। पहले जब हम छोटे होते थे तो एक किताब होती थी कि नैतिक शिक्षा, अब वो पता नहीं कब
पाठ्यक्रम से गायब हो गई, कब चली गई, इसका कभी पता नहीं चल पाया। तो मेरा मानना भी यह है कि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा अगर नहीं होगी तो रोजगार परक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा नागरिक बनना किसी भी समाज का प्रथम दायित्व है। तो रोजगार अवसर के बढ़ाने के साथ साथ नई जो शिक्षा पॉलिसी आई है उसमें नैतिक शिक्षा भी डाली गई है, ताकि हमारे देश के नागरिक अच्छे नागरिक बन सकें और हमारे शिक्षा जो है वो अच्छे नागरिक समाज को दे सके। एम.ए. चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपने नोएडा में भी काम किया है, कैलाश हॉस्पिटल में भी काम किया है और अब आप जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं बतौर जनरल मैनेजर। जैसा गुप्ता जी ने कहा कि जब संस्कार को शिक्षा से जोड़ा जाता है, जब नैतिकता को जोड़ा जाता है, लेकिन दूसरा पहलू रोजगार का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जब रोजगार का पहलू जुड़ता है तो हापुड़ में जो तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, क्या यहाँ से स्टूडेंट्स रुक करते हैं बड़े शहरों का, क्योंकि एक तरफ गाजियाबाद है नजदीक, मेरठ भी है पास में, नोएडा भी है, तो वो अंतर दिखता है आपको कि वो यहाँ ज्यादा भरोसा करते हैं कि उन बड़े शहरों की तरफ रुक करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो ये हापुड़ अधिवेशन किया उसके लिए हापुड़ का चयन किया, और उसके साथ साथ उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया जिसपे मतलब शहर की जानी मानी हस्तियां शिक्षा क्षेत्र से, राजनीति क्षेत्र से, व्यवसायिक क्षेत्र से हर चीज को आपने कवर करने का कोशिश करा है। उसके लिए आप बहुत बहुत मेरे जो है धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक शिक्षा की बात करें, गाजियाबाद नोएडा की भी मैं अगर बात करूं तो मैं बताऊं, मैं मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हूं। मैं कैलाश नोएडा में पहले एज ए मैनेजर काम किया, उसके बाद मैंने रामा मेडिकल कॉलेज है यहीं पे, 7 साल मैंने वहां काम किया। अभी मैं 2 साल से जीएस मेडिकल कॉलेज में एज ए जनरल मैनेजर हूं। तो अगर मैं रोजगार और इन सारी चीजों की भी बात करूं तो आप ये देखिए, हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद में भी अगर मैं बात करूं सिर्फ मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं। आप बड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट जो बहुत पुराने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप उन्हें भी उठा के देखिएगा कि 3 मेडिकल कॉलेज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो इसे अगर मैं पहले रोजगार से जोड़ता हूं, उसके बाद में शिक्षा पे आता हूं, तो अगर हम रोजगार की बात करें, अगर हम वो बात करें, तो आप ये मानिए एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 2000 लोगों को रोजगार मिला। बात आपकी गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर तीनों मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की बात करूं, तो तीनों मेडिकल कॉलेज में 90% फैकल्टी जो है गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से ही आती है, यानी एनसीआर से आती है। तो रोजगार हमारे हापुड़ के मेडिकल में उन लोगों को मिला। उसके साथ साथ ये तो डॉक्टर्स की बात हो गई, उन्हें मिला। हमारे यहाँ इतना सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत सारे, मतलब अगर मैं कहूँ क्लास 4 के 800 लोग मेरे यहाँ पे वर्किंग हैं। सारे मेडिकल कॉलेज में अराउंड 800 लोग, 800 लोग होंगे, उन्हें रोजगार मिला। जहां तक शिक्षा की बात है, अगर मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज की बात करूं, खास तौर से मैं जीएस मेडिकल की बात करूं, तो अभी तो नीट सिस्टम हो गया है। नीट की मेरिट के अकॉर्डिंग जो है कॉलेजों को सीटें मिलती हैं। मेरे यहाँ 150 सीट हैं, 150 की 150 फुल हैं। तो वो लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बात अलग है कि हम हापुड़ में है, पार्ट ऑफ एनसीआर तो है ही है, लेकिन जो शिक्षा का जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, एक चीज और बताऊं, इसके साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल बने हुए हैं। उन हॉस्पिटल से हापुड़ की पॉपुलेशन को नहीं, मैं आपको बताऊं, खुर्जा, मथुरा, और अगर बात करूं इधर मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौद, वहां तक के लोग आके भी जो हमारे लोग जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पे ले रहे हैं। तो शिक्षा साथ में हो गई और रोजगार मिल गया। तो ये हापुड़ के लिए फक्र की बात है कि 3 मेडिकल कॉलेज हैं, इतने स्कूल्स हैं, सब हैं, तो वैसे ही रोजगार के जो अवसर बढ़ गए हैं यहाँ। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां इस बात पर होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं, और ये एक भरोसा ही है जो इन लोगों को यहाँ पर खींच कर लेकर आता है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि व्यवसाय की बात हो रही है और नई शिक्षा नीति के जरिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता में क्या सुधार हो पाएगा? कितनी बड़ी चुनौती उसको आप देखती हैं? बिल्कुल, गुणवत्ता में तो सबसे पहले सुधार आना चाहिए, और अगर जब हम अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है ये होगा ही।
आपको एक मैं बहुत अपने बचपन की बात बताती हूँ। हम लोग घर में रहते थे तो वहाँ दादियाँ मगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, 3-4 क्लास पास होती थी, लेकिन घर में एक कैलेंडर लगा रहता था जो चंद्रशेखर आजाद का था, भगत सिंह का होता था। और वो दादी को इतनी उनकी नॉलेज होती थी कि वो बता देती थी कि ये कैलेंडर किसका है, कैसे है। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमको अपने बच्चों में भरनी है, और यही हमारी नई शिक्षा नीति है, जिसकी वजह से हमारे अपने लोगों की जानकारी हो, हमारे आसपास की जानकारी हो, अपने देश की जानकारी हो, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है अब तक ये लैकिंग था कहीं ना कहीं? ये कहीं बिल्कुल लैकिंग था। हम लोग ज्यादातर फिल्मों पर आधारित हो गए थे, जिस फिल्मों में वो चीजें, वो गुण नहीं दिखाई जाती थी जो पहले दिखाई जाती थी। जो पारिवारिक होता था, हम लोग कहते थे ज्वाइंट फैमिली होती थी, वो ज्वाइंट फैमिली अब मिसिंग है हमारे यहाँ से। तो ये सारी चीज ज्वाइंट फैमिली में का मकसद ये होता था कि हम अगर एक उपलब्ध नहीं है तो दूसरा इंसान बच्चे की देखभाल कर लेता था और उसको अच्छी चीजें सिखाता था, और हम एक परिवार में एकजुट होकर रहना चाहते थे, सीखते थे। अब क्या हो रहा है, एक अलगाववाद सा हो गया है, सब अलग अलग अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये सारी चीजें हम नई एनईपी में जोड़ रहे हैं, और ये जुड़ेंगी, निश्चित रूप से जुड़ेंगी, और उस पर काम किया जाएगा। इसके साथ और जो चीजें हैं, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, देश की रक्षा के लिए तो हम सारे आगे आ ही जाते हैं, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन कितने लोग उसमें सहयोग दे पाते हैं, ये बात नहीं, मतलब बहुत कम होता है। हमारे विद्यालय में ये दिखाया जाए, जरूर हम लोग शुरू कर रहे हैं 3rd ऑनवर्ड, कि हम उनको सैनिक स्कूल के हिसाब से उनको मोटिवेट करें, उनको ट्रेन करें, और उनकी 7th क्लास से जो भर्ती होगी, जो सैनिक स्कूल में जा सकेंगे, उसके हिसाब से। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बचपन से ही शुरू की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना जो है वो बचपन में ही उनके दिमाग में आ जाएगा। अगर 10 बच्चे भी हैं, 10 बच्चे देशभक्ति की बात सीखते हैं, वो आगे 10 बच्चों को सिखाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अब राज्य सरकार तो निरंतर इस क्षेत्र में फोकस कर रही है, लेकिन क्या वाकई वो जो फोकस का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील हो पाया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो कहते भी है ना कि हम भी उड़ना चाहते हैं आसमान में, एक खुले आसमान की हमें आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के रूप में सरकार ने वो खुला आसमान तो जरूर दिया है, लेकिन उड़ान कितनी अच्छी होती है, कितनी दूर तक हम जा पाते हैं, वो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए।